हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कम्युनिकेशन फॉर हैप्पीनेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आइल्स है क्या। आइल्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किन चीज़ों की पढ़ने की हमें ज़रूरत होती है, प्लस किस चीज़ के बेस पे हमें आइल्स के अंदर स्कोर मिलता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स अभी किसी की 12th के एग्जाम्स हुए हैं और किसी ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, सभी के लगभग अभी एग्जाम्स पूरे हुए हैं, तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है आइल्स में, कितना बैंड स्कोर उनको चाहिए कि वो बाहर किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले चलते हैं आइल्स के साथ। आइल्स इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। फुल फॉर्म से क्लियर हो रहा है कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को टेस्ट किया जाएगा। अब इंग्लिश को टेस्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। अब तरीकों में अगर हम देखें, या तो हम इंग्लिश को बोल सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश को लिख सकते हैं, इंग्लिश को सुन सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, इंग्लिश के साथ में इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। चार ही चीज होती है, या तो सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही चार मॉड्यूल है हमारे पास, स्टार्टिंग विद लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। चारों मॉड्यूल के अपने 9 बैंड्स होते हैं। लिसनिंग आपकी 9 बैंड की होती है, रीडिंग भी 9 बैंड की होती है, राइटिंग भी एंड स्पीकिंग भी, ठीक है। अब लेकिन जो आपका स्कोर मिलता है ना एग्जाम के अंदर, वो इंडिविजुअल मिलता है आपको। लाइक लिसनिंग में अगर आपका 9 में से आ गया 6, रीडिंग में भी 6, राइटिंग में 6, स्पीकिंग में 6, तो सब में 6 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया 6। लेकिन अगर किसी एक मॉड्यूल में सपोज करो लिसनिंग में आपका 7 आ गया, ठीक है, अब एक में 7 हो गया, 3 में 6 है, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर है वो हो जाएगा 6.5, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है, आइल्स के अंदर स्कोर मिलता है। दूसरी चीज, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जब भी आप एग्जाम दोगे, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आपके एक साथ होते हैं। स्टार्टिंग विद राइटिंग, सबसे पहले आपका राइटिंग मॉड्यूल होता है, उसके बाद लिसनिंग, आफ्टर दैट रीडिंग, ठीक है। जो स्पीकिंग है आपकी वो किसी और दिन होती है, या तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है आईडीपी के द्वारा। एग्जाम हमारा कंडक्ट करता है आईडीपी, ठीक है। तो ये था आइल्स कि भाई आइल्स के बारे में बेसिक चीजें कि भाई आइल्स आखिर है क्या। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि भाई लिसनिंग क्या है, रीडिंग क्या है, राइटिंग क्या है, स्पीकिंग क्या है। राइटिंग, जैसा कि मैंने बताया, राइटिंग 9 बैंड्स की होती है, ठीक है। आप भाई राइटिंग में इतना एकदम से कैसे लिख दो सारा कि भाई 9 बैंड हमें दे दे। तो राइटिंग को डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, टास्क 1, टास्क 2, ठीक है। टास्क 1 जो होता है थोड़ा छोटा होता है, हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना होता, हमें एक रिप्रेजेंटेशन दी गई होती है, उसको समराइज करके हमें लिखना होता है, जो कि होता है 3 बैंड्स का। इसके लिए हमें टाइम मिलता है 20 मिनट्स, ठीक है। वर्ड लिमिट हमें, अगर हम वर्ड लिमिट की बात करें तो होती है हमारी 150 to 180 वर्ड्स, ठीक है। लेकिन बात आती है भाई होता क्या है, समराइज करके तो लिखना है, लेकिन होता क्या है, लिखते क्या है। तो ये 7 तरीके में हमें दिया जाता है। जैसे या तो हमें दे देंगे बार ग्राफ। अब बार क्या होता है, हमने जैसे ग्राफ्स पढ़े हैं, बार क्या होता है, ऐसे बार्स बना देगा ग्राफ के अंदर और इसके अंदर इंफॉर्मेशन दे देगा। लाइक एक तरह से डाटा कह लो, किसी सर्वे का डाटा या फिर किसी भी चीज का डाटा हो सकता है, परसेंटेज में या टाइम के हिसाब से कुछ भी हो सकती है ये जो इंफॉर्मेशन है आपकी। तो इस हिसाब से हमें इस इंफॉर्मेशन को समराइज करके लिखना होता है। ऐसे ही अगर पाई की बात करें, पाई क्या होता है, पाई भाई ऐसा होता है, गोल दे देगा, जैसे हमने पढ़ा था ना वो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बचपन से पढ़ते आए हैं, उसका डाटा भाई ये पाई होता है। टेबल ऐसे टेबल फॉर्म में होता है। लाइन ग्राफ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे लाइन दे देंगे, डाटा की कुछ भी दे देंगे, कॉम्बिनेशन 2 को कंबाइन करके दे देगा। मैप में डायग्राम दे देगा 1 से 2, या फिर बोल देगा कि भाई पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, दोनों को समराइज करके लिखो। तो हमें कंपैरिजन करना होता है कि भाई पहले ऐसा था अब ये चेंजेस कर दिए गए हैं इसमें। ऐसे ही प्रोसेस में कोई फ्लो चार्ट वगैरह दे देगा, लाइक चॉकलेट की फॉर्मेशन, सीमेंट फॉर्मेशन, कुछ भी दे देगा, उसको प्रोसेस करके बताना है हमें, पहले ये है, फिर उसके बाद ये बन गया, उसके बाद ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ये बना, जो भी है इस तरीके के हमें पूरा डाटा गिवन होता है। बस हमें अपनी इंग्लिश की फॉर्म में उसे लिखना होता है, समराइज करके पूरा उसका प्रोसेस लिखना होता है। तो ये था आपका टास्क 1। अब बात कर लेते हैं टास्क 2 की। अब वो 3 बैंड्स का है, तो बचे कितने 9 में से 3 में 6 बैंड्स का हो गया हमारा टास्क 2। अब भाई 6 बैंड यानी कि इससे डबल बैंड, अब कुछ तो इसमें इंपॉर्टेंट होगा भाई, इसके लिए हमें टाइम भी डबल मिल रहा है, बैंड तो डबल हो ही रहे हैं, टाइम भी डबल कर दिया, ठीक है। कितने 40 मिनट, 40 मिनट इसमें, 20 मिनट इसमें, यानी कि 1 घंटा पूरा हमें मिलता है, 1 आवर 60 मिनट्स। तो 40 मिनट, वर्ड लिमिट कर दी 250 to 280 वर्ड्स, ठीक है। अब 250 to 280 वर्ड्स। अब जो पहले साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं,
तो उनके लिए मैं बता दूं 250 टू 280 वर्ड्स का मतलब है सिर्फ मेन वर्ड्स। इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ड्स काउंट नहीं करते, लाइक इज, एम, आर, द, कुछ भी वर्ड लगा लो, कुछ भी वर्ड। ये जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं इसमें हम काउंट नहीं करते। अगर इनको मिला के काउंट कर रहे हो तो कम से कम 320 वर्ड्स होने चाहिए, यानी कि 300 प्लस वर्ड्स आप काउंट करो। अगर आप पूरा एक एक वर्ड काउंट कर रहे हो तो तब जाके आपकी वर्ड लिमिट पूरी होती है, ठीक है। अब भाई इसमें भी कुछ तरीके होते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं टास्क 2 की, है ना। पहले भाई टास्क 2 आखिर है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऐसे निबंध लिखने, लाइक दीपावली पे लिख दिया, होली पे लिख दिया, ठीक है, पेड़ों पे लिख दिया। सेम है टास्क 2, लिखना अपनी तरफ से है, बस यहाँ निबंध नहीं लिखने। लिखना क्या है, हम एक सिचुएशन गिवन होगी, क्वेश्चन गिवन होगा, डिबेट गिवन होगी, कुछ भी गिवन होगा, उस चीज के बेस पे हमें अपने पॉइंट्स लिखने हैं। अपने नहीं तो कि भाई लोग क्या सोचते हैं उन चीजों के बारे में हमें लिखना है। भाई कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहला आया एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब बीच में एंड आया है, एंड का मतलब है हमें इस क्वेश्चन की एडवांटेज भी लिखनी है, डिसएडवांटेज भी लिखनी है। सपोज करो क्वेश्चन दे दिया इंटरनेट के बारे में, लाइक व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। तो भाई हमें एडवांटेज भी लिखनी है, डिसएडवांटेज भी लिखनी है, दोनों चीज लिखनी है कि भाई इंटरनेट के क्या फायदे हैं, क्या उसके नुकसान हैं, दोनों चीजों को इसमें डिस्कशन हमें करना है। अब सेकंड अगर हमारे पास आता है एग्री और डिसएग्री, कि भाई आप क्या इससे एग्री कर रहे हो या डिसएग्री। अब बीच में और है, और का मतलब है यहाँ में चॉइस दी गई है, या तो एग्री करो या डिसएग्री करो, तो एक चीज करनी होती है और जो हम करेंगे उसी चीज के बेस पे हमें लिखना है सारा। सपोज करो हमें बोला गया कि जो इंटरनेट है वो हमारी सोसाइटी में सिग्निफिकेंटली काम कर रहा है। सिग्निफिकेंटली का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। क्या आप इससे एग्री कर रहे हो इस बात से या डिसएग्री कर रहे हो। तो अब आप अगर चुनते हो एग्री तो आपको पूरा एग्री में लिखना है, पूरा जो आपका टास्क 2 है मतलब उसकी तारीफ ही करनी है, नेगेटिव बात कोई नहीं करना। अगर आप उस चीज से डिसएग्री करो, अगर आप कह रहे हो नहीं इसने गलत काम किया, तो आपको सारे गलत काम ही बताने इंटरनेट के, अच्छे बात काम नहीं बताने। ये होता है आपका एग्री और डिसएग्री। बात कर लेते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, किस हद तक। एक्सटेंट में हम लिखते हैं 70-30, 70% हम लिखेंगे एक चीज के बारे में, या तो एग्री या डिसएग्री, 30% उसका अपोजिट, ठीक है। उसमें हमें एक्सटेंट में कभी भी 50-50 या फिर 100-100 नहीं लिखना होगा। इसमें हमेशा 70-30 चूज करना होता है, वो आपकी चॉइस है। आप एग्री पे 70 लिख रहे हो या डिसएग्री पे, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद आ गया आउटवे। आउटवे में होता है डज एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज, कि भाई क्या एडवांटेज जो है आउटवे कर रही है डिसएडवांटेज की। अगर हाँ तो हमें एडवांटेज ज्यादा लिखनी है, और अगर नहीं तो हमें डिसएडवांटेज ज्यादा लिखनी है। मतलब एक चीज का पलटा भारी दिखाना है हमें, लेकिन दोनों चीज है, लेकिन एक चीज का पलटा भारी दिखाना है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, अब बीच में भी एंड आ गया। एंड का मतलब हमें प्रॉब्लम भी लिखनी है, प्रॉब्लम तो बतानी है क्या क्या हो रहा है, साथ में भाई उसका इलाज भी बताना है, सॉल्यूशन भी बताना है। तो एक पैसेज में हम प्रॉब्लम लिखेंगे, एक में सॉल्यूशन लिखेंगे। ऐसे ही कॉज एंड इफेक्ट, कि भाई इसका क्या तो कारण है और क्या इसकी वजह से हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या है। तो एक पैसेज में हम कॉज लिखेंगे, दूसरे में इफेक्ट। इसमें भी हम पे कोई चॉइस नहीं है, और नहीं दिया हुआ, एंड दे रखा है। उसके बाद आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आ गया और, अब हमारी मर्जी है, हम या तो पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव लिखे, है ना। तो पॉजिटिव लिखना चाहे तो पॉजिटिव लिख सकते हैं। जैसे इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है हमारी सोसाइटी के लिए। पॉजिटिव लिखना चाहो पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखना चाहो नेगेटिव लिखो। बस आपके पास आइडियाज होने चाहिए अपने एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए वहाँ, ठीक है। व्यूज एंड ओपिनियन, कि भाई अब आपको एंड दिखा, अपना व्यू बताओ और अपनी राय दो इस चीज को। तो यहाँ भी आपको दोनों ही चीज लिखनी है। सेकेंड है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कुछ भी, ठीक है, कि भाई लाइक क्वेश्चन दे दिया डायरेक्ट क्वेश्चन में कि भाई आजकल जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है। डिस्कस दिस, इसके बारे में बात करो। अब हमें उसके बारे में बताना है कि क्या ये बात ठीक है नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें लिखना पड़ेगा जो भी हमारी बात है, ठीक है। तो ये होती है आपकी ओवरऑल राइटिंग। 1 घंटा हमें मिलता है, 9 बैंड्स की ये होती है। इसके अंदर जो मार्क्स मिलते हैं वो सबसे ज्यादा होता है आपके स्पेलिंग के, आपकी वोकैब के, आपकी टर्मिनोलॉजी के, कि आप कैसे कैसे वर्ड्स इसमें यूज कर रहे हो। तो जब भी आप राइटिंग करो तो हमेशा ध्यान रखो, जो भी टॉपिक कर रहे हो प्रैक्टिस करते वक्त वोकैब उसकी हमेशा याद करो। क्या पता कौन सी वोकैब कहाँ काम आ जाए। तो राइटिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल। अब बात करते हैं स्पीकिंग की। भाई स्पीकिंग क्या है। स्पीकिंग में जैसे मैंने बताया हर एक मॉड्यूल 9 बैंड का है, तो स्पीकिंग में ऑब्वियसली 9 बैंड की ही होगी। अब राइटिंग में तो हमारे थे 2 पार्ट, टास्क 1 टास्क 2, लेकिन स्पीकिंग में होते हैं 3 क्या क्या होते हैं। एक होता है इंट्रोडक्शन, एक होता है क्यू कार्ड और एक होता है फॉलोअप्स।
इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर आपसे जनरल क्वेश्चन पूछता है। जनरल क्वेश्चन लाइक व्हाट्स योर नेम, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट आर योर लाइक एंड डिसलाइक्स, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। आपके सराउंडिंग के बारे में पूछ लेगा कि आप किस तरह के ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हो, क्या आप कार प्रेफर करते हो, अगर कार प्रेफर करते हो तो आगे वाली सीट, पीछे वाली सीट, जनरल क्वेश्चन, जिस चीज से आप अवेयर हो, इस तरह के क्वेश्चन इंट्रोडक्शन में पूछे जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए पूछता है एग्जामिनर, वो देखना चाहता है कि भाई आप जनरल टॉक जो है वो किस वे में करते हो, कि भाई आपके रिप्लाई कैसे आते हैं, क्या आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, क्या वो कैप कैसे डालते हो, कैसे वर्ड्स यूज करते हो, इस तरह की चीजें हम इसे इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में पूछा जाता है। ये होते हैं 2 बैंड के। अब 9 में से 2 बैंड के क्या होते हैं? इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, जो कि चलता है 4 से 5 मिनट, ठीक है। 4 से 5 मिनट क्या चला आपके? इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। अब बात आती है क्यू कार्ड की। भाई सब जो पुराने बच्चे आइल्स कर रहे हैं, क्यू कार्ड के नाम से तो ऐसे हो जाता है, बस क्यू कार्ड कुछ पूछ लो, क्यू कार्ड नहीं, 2 मिनट बोलना है, कैसे बोले? अरे ऐसा नहीं होता। क्यू कार्ड बहुत ही इजी चीज है। क्यू कार्ड इसका नाम क्यों पड़ा? भैया आपको एक कार्ड दिया गया है जिसके अंदर क्यूज है। अब उन क्यूज को मिला के आपको एक लाइक इंफॉर्मेशन तैयार करनी है, जिसको आपको 2 मिनट बोलना है, और 2 मिनट नहीं बोलना होता है 2 मिनट। अब ये तुम इस पे डिबेट नहीं होनी चाहिए कि भाई 2 मिनट नहीं बोलना होता। हमारे पास टाइम होता है 1 से 2 मिनट, मिनिमम होता है 1 मिनट, तो हमें 1 मिनट बोलना होता है कम से कम। 2 मिनट होता है मैक्सिमम टाइम। 1 मिनट के बाद आप कितना ही बोलते रहो, 2 मिनट तक एग्जामिनर खुश रहेगा, मतलब ठीक है, आपका जो टाइम लिमिट है वो आपने पूरी कर दिया। अगर आप 1 मिनट भी बोल रहे हो तो कहने का मतलब ये है कि आप जितना बोल रहे हो, चाहे 1 मिनट बोलो, चाहे 1.5, चाहे 2, जितना बोलो अच्छा बोलो, ठीक है। तो क्यू कार्ड में क्या होएगा? आपको क्यूज दिए रहेंगे एक कार्ड में 4-5 कि भाई लाइक आपको क्वेश्चन दे दिया, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू लॉस्ट समथिंग, कब हुआ, क्या हुआ, कहां जा रहे थे, कैसे हुआ और कैसा लगा। 4 क्यूज दे दिए, उन चारों को डिस्क्राइब करना है 1 से 2 मिनट के अंदर। आपका क्यू कार्ड डन। 4 बैंड आपके लिए कैरी करता है, 4 बैंड, 2 बैंड, 6 बैंड, 9 में से 6 बैंड हो गए, ठीक है। अब आ जाती है फॉलोअप्स की। फॉलोअप्स क्या होता है? फॉलोअप्स क्यू कार्ड जो आपका ये कार्ड था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब है क्वेश्चन से रिलेटेड, ना कि जो स्टोरी आपने सुनाई है। आप कुछ भी सुना लो, एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रॉस क्वेश्चन उसमें से नहीं करेगा। वो सिर्फ आपके कार्ड से जो आपका क्वेश्चन है लोस्ट वाला, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा फॉलोअप्स के अंदर। वो क्वेश्चन कितने भी पूछ सकता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। ये होते हैं आपके 3 बैंड के। अब बात कर लेते हैं भाई किसमें कितना बोलना होता है। इंट्रो में हमें जवाब देना होता है सिर्फ 1 से 2 लाइन। 1 लाइन तो कोशिश करो किसी क्वेश्चन में ना ही बोलो, 2 से 3 लाइन कम से कम बोलो इंट्रो क्वेश्चन में, 2 लाइन तो कम से कम बोलो। 1 लाइन में कोई क्वेश्चन हमें खत्म नहीं होगा। क्यू कार्ड में मैंने बता भी दिया है 1 से 2 मिनट हमें बोलना होता है, ठीक है। उसके लिए आपको पहले 1 मिनट टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, कि भाई आपको जैसे क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, बोल देगा आपके पास 1 मिनट, आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेगा। नोट्स का मतलब खाली पे कि अपने नोट्स बना लो अगर आपको कुछ बनाना चाहो आप, और जब आप बोलते हो आप उसमें से देख के भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका क्यू कार्ड। फॉलोअप्स में आप कम से कम 4 लाइन का आंसर दो, 1, ठीक है, क्योंकि 3 बैंड कैरी करता है फॉलोअप्स। तो हर एक क्वेश्चन के 4 से 5 लाइन में आंसर देना है। ओवरऑल स्पीकिंग चलती है आपकी 13 से 15 मिनट की चलती है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही अच्छे हो गए तो 10 मिनट में भी हो सकती है, कुछ ज्यादा ही बेकार हो गए वो भी 10 मिनट में हो सकती है। तो बेटर रहेगा कि आप अपने स्पीकिंग पार्ट को अच्छे से अच्छा कर लो, क्योंकि ये आपका स्कोर बहुत अच्छा उठा सकता है, ठीक है। 7 बैंड लाना स्पीकिंग में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छे से जो अच्छा बच्चा है जो स्पीकिंग पे ध्यान नहीं देता वो भी रह सकता है, लेकिन जो बुरे से बुरा बच्चा है और स्पीकिंग पे अच्छा ध्यान देता है वो अपना स्कोर काफी उठा सकता है। तो स्पीकिंग को हल्के में नहीं लेना है, स्पीकिंग को अच्छे से करना है। प्लस स्पीकिंग में एक चीज और, हम लोग है ना वोकैब नहीं यूज करते। हम लोग भी क्या रखते हैं कि बस बोलना, स्पीड में बोलना, स्पीड में बोलना, नहीं। फ्लुएंसी के मार्क्स होते हैं मान लिया, पर फ्लुएंसी के साथ साथ वोकैब के भी मार्क्स होते हैं, वोकैब के साथ हमारी ग्रामर के भी मार्क्स होते हैं, ग्रामर के साथ साथ लेक्सिकल रिसोर्सेज के भी मार्क्स होते हैं। तो हर एक चीज के हमें ओवरऑल मार्क्स मिलते हैं स्पीकिंग के अंदर। तो किसी एक पार्ट को मजबूत करने से अच्छा है हम ओवरऑल सबको मजबूत करें ताकि हमें अच्छा स्कोर मिले, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे। अब बात करते हैं लिसनिंग की। लिसनिंग में सबसे पहले हमारे पास चलाई जाती है 30 मिनट्स की ऑडियो, ठीक है। ऑडियो साथ में आपके पास होगा आपका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में जैसे जैसे बात लिखी होंगी वो सारी बातें रिपीट होंगी आपके कानों के अंदर, आपके हेडफोन्स के थ्रू। आपको सिर्फ जहां भी ब्लैंक हो या फिर जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उस ऑडियो को सुन के आंसर टिक करना है या लिखना है, ठीक है। लिसनिंग भी आपकी कितने बैंड की होती है? 9 बैंड की,
बट यहाँ जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है वो होता है स्कोर के बेस पे। स्कोर कैसा? मार्क्स। लाइक इसमें क्वेश्चन होते हैं आपके 40 क्वेश्चंस आपको टोटल पूछे जाते हैं। 4 सेक्शन में आपके डिवाइड होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। हर एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन होंगे 40 के हिसाब से? 10 क्वेश्चन। ठीक है, जो भी आपका स्कोर होगा, लाइक अगर आपने 39 स्कोर किया तो आपका बैंड स्कोर हो गया 9, 37 to 38 पे 8.5, ठीक है, 36 to 35 पे हो गया आपका 8, 34, 33 पे हो गया 7.5। इस तरीके से आपको स्कोर मिलेगा किसमें? लिसनिंग के अंदर। ठीक है, अब भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं आपके एमसीक्यू। एक बात बोल दी, 3 उसके ऑप्शन दे दिए, 3 या 4, ठीक है, एक उसमें से ठीक है। कौन सा ठीक है वो हमें बताना है ऑडियो सुन के। ऑडियो में सब कुछ बताया जाएगा, बस हमें ध्यान से सुनना है। कंसंट्रेशन मैटर करती है लिसनिंग के अंदर। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर हम ध्यान से सुनते हैं। उसके बाद आ गया डबल एमसीक्यू। डबल एमसीक्यू कैसा? क्वेश्चन दे दिया, अब 2 आंसर ठीक है, 5 ऑप्शन दे देगा, 2 ठीक है, बताओ कौन से है। ऐसे डबल एमसीक्यू। ऐसे ही फिलअप्स, बीच में इंफॉर्मेशन अधूरी होगी या फिर कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना है बीच में, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं अपने, वैसे डायग्राम होगा, डायग्राम लेवल करना होता है, सब कुछ बोलना चाहेगा, फ्लो चार्ट। यानी कि लिसनिंग मैटर करती है, हमारी कंसंट्रेशन पावर, कितना अच्छा हम सुन सकते हैं, कितने अच्छे से हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग कुछ नहीं होती, सबसे इजी मॉड्यूल है अगर हम ध्यान से सुने तो। लिसनिंग पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ये ना हो कि भाई दिन में हम पास लिसनिंग कर रहे हैं कि हाँ अपनी तैयारी कर रहे हैं ना। तैयारी उस मॉड्यूल की करो जिसमें आपको वीकनेस हो। इसका मतलब ये नहीं है कि लिसनिंग करनी ही नहीं है, करनी है, लेकिन एक तरीके से। दिन में 1 लिसनिंग कर ली, 2 कर ली, बहुत है, मोर देन इनफ है। अगर आपको लगता है कि आप लिसनिंग में स्कोर कर लोगे, उन मॉड्यूल्स पे ध्यान दो जो आपके वीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल की, जो कि है हमारा रीडिंग। बात करते हैं रीडिंग सेक्शन में। रीडिंग में हमें 1 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं 40। रीडिंग में क्या होता है? हमें पैसेजेस गिवन होते हैं, उन पैसेजेस से हमें आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, जो भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 40, 3 पैसेजेस में डिवाइड होता है, यानी कि 40 क्वेश्चंस 3 उसमें डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। 13 क्वेश्चन एक में होते हैं, 13 एक में और 14 फिर एक में आ जाते हैं। ये कोई सर्टेन नहीं है कि 13, 14 ही आएंगे ना, किसी में 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, कोई इसमें सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, तो 3 पैसेज हमें करने हैं विदिन 1 आवर, और उसके बाद उसके बेस पे हमें क्या मिलते हैं? बैंड्स मिलते हैं। अगर आपके 39 या 40 स्कोर है तो आपको 9 बैंड मिलेंगे, 37 to 38 आपको 8.5। इस तरीके से करते करते मिनिमम रिक्वायरमेंट 6 से नीचे तो चाहिए ही नहीं हमें। 6 कितने में मिलते हैं हमें? 23 में, यानी कि 40 में से 23 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए, तब जाके हमें 6 बैंड मिलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन। किन किन तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं रीडिंग में। सबसे पहले आता है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, इसी का अल्टरनेटिव फॉर्म में यस नो नॉट गिवन। ठीक है, ट्रू फॉल्स क्या होते हैं कि क्या ये बात ठीक है, ठीक किसके कंपेयर, किसके उसमें कॉन्टेक्स्ट में, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में। लाइक जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमें क्या दे दिया? लाइक देयर आर 12 बनानास इन 1 डजन। ठीक है, 12 बनानास हैं 1 दर्जन में। सबको पता होते हैं, हम क्या लगा देंगे? ट्रू, है ना। तब तक हम ट्रू नहीं लगाएंगे जब तक हमें पैसेज में वही बात ना बोली गई हो। अगर पैसेज ने हमें बोल दिया देयर आर 11 बनानास इन अ डजन, दैट मींस देयर आर 11 बनानास इन अ डजन। अगर पैसेज में वो बात ही नहीं हुई तो हमें नोट गिवन लगाना है। कहने का मतलब क्या है? हमें अपने मन से कुछ नहीं लगाना है, जो पैसेज में है वही सही है। पैसेज में है तो ठीक है, सेम बात है तो ट्रू, उल्टी है या गलत है तो फॉल्स, और अगर बात ही नहीं है तो नोट गिवन, या फिर बात अधूरी है तो भी नोट गिवन। दोनों चीज सेम है लगभग, फर्क कितना है? अगर क्वेश्चन ने पूछा है ट्रू फॉल्स तो आपको ट्रू फॉल्स लिखना है आंसर में, यस नो पूछा है तो यस नो लिखना। अगर उल्टे लिख दिए तो आंसर गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं? YN ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म, नॉट गिवन का NG ना, पूरा लिखना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद आया फिलअप्स। फिलअप्स भी 2-3 तरह के होते हैं। पहले आता है डायरेक्ट, कि भाई जैसे हम बचपन से करते आ रहे हैं, फिलअप है वो भरना है, फिल इन द ब्लैंक, है ना, पैसेज से वर्ड उठाना है, कीवर्ड मैच करके और आंसर लिख देना है। ये तो होते हैं डायरेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं बॉक्स, कि भाई फिलअप दे दिया, नीचे एक बक्सा दे दिया, उसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, उसमें सेलेक्ट करके हमें रखना है। ठीक है, अब वो वर्ड्स कौन से रखने हैं हमें? हम पैसेज में जाएंगे, अपना आंसर जैसे डायरेक्ट में ढूंढते हैं वैसे आंसर ढूंढेंगे, जो हमारा आंसर है। अब उसका सिनोनिम देखेंगे हम बुक्स में क्या है, उससे मिलता जुलता कोई ना कोई हमें वर्ड मिलेगा, वो उठा के हम उसमें रखेंगे। ठीक है, फिलअप ऐसे करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं MCQ। भाई ये क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, कौन सा ठीक है बताओ। तो ये कैसे? एलिमिनेशन से करते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है कि भाई एक ऑप्शन ठीक है, 3 गलत है, पहले 3 गलत काट दो, 1 सही निकल जाएगा। कैसे?
पहले क्वेश्चन से कीवर्ड उठाओ, पैसेज में जाओ, पैसेज को पढ़ो 2-3 लाइन ऊपर नीचे कि भाई पैसेज क्या कहना चाहता है, समझो अपने मन में, ठीक है। फिर ऑप्शंस पे आओ, देखो ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन है क्या वैसे ही बात हुई है वहाँ, अगर हुई है तो ठीक है, वरना नहीं है। ऐसे ही सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कर करके आपके पास एक ऑप्शन मिल जाएगा जो आपका सही आंसर होगा। उसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग। भैया लिस्ट ऑफ हेडिंग, लिस्ट ऑफ हेडिंग होती है जैसे हम स्कूल टाइम में भी करते थे, पैसेज को नाम देना है ना, टाइटल देते थे, ऐसे ही यहाँ टाइटल ही देना होता है एक तरह से, लेकिन स्मॉल हेडिंग्स पे। जैसे अगर पैसेज 1 है, पहला पैसेज हम कर रहे हैं, इसमें भी सब पैसेज होते हैं, A, B, C, D, E, ऐसे हमें पैसेज दे रखे होते हैं। अब इन पैसेजेस को हमें पढ़ना है, पढ़ लिया तो थोड़ा सा, जैसे ये पैसेज हमने उठाया, ए पैसेज में ऐसे 7 लाइन दे रखे, 3, 4, 5, 6, 7, 2-3 लाइन शुरू की पढ़ी, 1-2 लाइन लास्ट की पढ़ी। ये लाइन पढ़ के हम एक आइडिया लेंगे कि भाई ये पैसेज हमें क्या कहना चाहते हैं, इन बातों को अपने दिमाग में रखेंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि इस पैसेज में ये बात हुई है। फिर जाएंगे अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन दे रखे होंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्वेश्चन कितने थे, 5, ऑप्शन दे रखे हैं 8। अब ए पैसेज की इन 8 में से कोई ना कोई हेडिंग है। हमने पहली हेडिंग पढ़ी कि भाई ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है पैसेज में, हेडिंग में। सेकंड पढ़ के लगा कि कुछ मतलब लग रहा है कि हाँ हुई है ऐसी ऐसी, तो फिर इसको मार्क कर लेंगे। फिर थर्ड पे गए, थर्ड भी लगा नहीं, कुछ बात नहीं हुई। फोर्थ भी ना हुई, फिफ्थ में भी लग गया हाँ भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है ऐसा, बाकी 3 मिनट हो गया। अब हमें 2 में कंफ्यूजन है, सेकंड में और फिफ्थ में, कि भाई इनमें से कोई एक हो सकती है। अब क्या करेंगे, दोनों को मैच करेंगे एग्जैक्टली। पहली को पढ़ा, पढ़ने के बाद सोचा कि भाई क्या यही बात हुई है पैसेज में, जो हेडिंग हमें बता रही है, क्या यही बात पैसेज में हुई है, अगर हुई है तो यही आंसर है। फिर एक बार फिफ्थ को भी क्रॉस चेक कर लेंगे, कैसे कि भाई क्या फिफ्थ वाली भी हुई है। और अगर आपको लगता है कि दोनों ही सेम है तो आप गलत हो, कहीं ना कहीं आप समझने में गलती कर रहे हो। कभी भी ऐसा नहीं होता, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे ये लैग करेगी, कोई ना कोई एक हेडिंग। आंसर हमेशा एक ही होता है, हमें सिर्फ सही को पहचानना है कि कौन सा सही आंसर है हमारा, ठीक है। ये होती है लिस्ट ऑफ हेडिंग। अब इसका एक उल्टा फॉर्म होता है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। वो क्या होता है, अभी तो ये क्वेश्चन थे ना हमारे, अब क्या करेगा, इनको क्वेश्चन बना देगा। कैसे, ये क्वेश्चन दे दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया कि भाई ये बातें हैं, बताओ ये बातें कौन से पैसेज में हुई है। हमने बात को पढ़ना है, पैसेज ढूंढना है कि भाई ये वाली बात कौन से पैसेज में आई है, ए में आई है, बी में, सी में, डी में, ई में, ठीक है। वो ढूंढना है हमें। वो कैसे ढूंढेंगे, हमने ए तो पढ़ा ही था ना अभी, वैसे तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आते नहीं पैसेज में, हम मान गया हमें ये पढ़ के आए थे। अब हम हेडिंग पढ़ेंगे कि कौन सी बात आई है ए में, जो सी भी आई है, जो भी क्वेश्चन आया है उसमें हम लगा देंगे। ऐसे ही बी को पढ़ेंगे, डी में कौन सा क्वेश्चन आया है वो लगा देंगे, सी में जो भी आएगा वो लगा देंगे। ऐसे करते हैं लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। ऐसे दे देता है लिस्ट ऑफ पीपल कि बताओ कौन सी बात किसने कही है। साइंटिस्ट का नाम होगा, ऑथर का कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। जहां भी साइंटिस्ट के ऑथर की लोकेशन है उस लोकेशन पे पहुंचेंगे। लोकेशन पे पहुंचने के बाद उसके आसपास सबसे पहले हमें फोकस रखना है ऐसे क्वेश्चंस में इन्वर्टेड कॉमास पे। जो भी इन्वर्टेड कॉमास में बात होगी वो मेन बात होती है, वहीं से कहीं ना कहीं आंसर निकलता है। अगर वहां से आंसर ना निकले तो हमें थोड़ा पढ़ना है उसके ऊपर नीचे कि वो क्या कहना चाहता है। वहां से एक आइडिया लेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही हमारे पास कुछ भी दे सकते हैं, लिस्ट ऑफ ईयर्स होते हैं क्वेश्चन कि भाई कौन से साल में कौन सी घटना हुई, तो वो भी ऐसे ही करना है। ईयर पे जाएंगे, वहां क्या क्या हुआ है, कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको जज करके हम आंसर अपना लगा देंगे, ठीक है। एक यहाँ फोकस करने वाली बात होती है, क्वेश्चन में दिया होता है एनबी, नोट बाउंड। नोट बाउंड मतलब आप नहीं बंधे हुए किस चीज से, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके पास एक ही हेडिंग आएगी किसी आंसर की, यानी कि आप एक सेम आंसर आपका 2 क्वेश्चनों में भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी बात, रीडिंग करते हुए अगर हम ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, फिलअप्स कर रहे हैं, समरी कंप्लीशन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो सोल्व करोगे तो आपको दिख जाएंगे। इन टाइप जो ये क्वेश्चन, इनमें क्या होता है, वो आंसर्स हमेशा ऑर्डर में मिलते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स है, ठीक है। ट्रू फॉल्स कितने रखे, 6, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 6 आपके पास ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। आपने पैसेज ए पढ़ा, ए में आपको फर्स्ट आंसर मिल गया, ए की सेकंड लाइन में आपको फर्स्ट आंसर मिल गया, ठीक है। सेकंड पढ़ा, सेकंड आपको जाके मिला कहां, बी में, ठीक है। अब आप थर्ड करोगे ना, थर्ड क्वेश्चन आपको ए में नहीं मिलेगा, ना ही वहां मिलेगा जहां आपको सेकंड मिला उससे ऊपर, यानी कि बाद में ही मिलेगा, ऑर्डर में मिलेगा। पहले फर्स्ट मिलेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन तक आपको ऐसे ही मिलेंगे। उसके बाद जब आप फिलअप्स करोगे, मान लो कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे उसकी कोई गारंटी नहीं कहाँ मिलेंगे, वो ऊपर भी मिल सकते हैं, नीचे भी मिल सकते हैं, पर जहां आपको पहला फिलअप मिलेगा उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है।
तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। 9 मंथ्स ही होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो 6 ही है, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे कुछ फ्रेशर हो। तो रीडिंग में ऑलमोस्ट यही होता है। So for more information you can contact Communication for Happiness. Thank you.